Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था और उसके जो प्रॉपर्टीज है वो बताई थी. So next part in matrices, trace of a matrix and its properties. Trace का मतलब क्या होता है? It is basically the sum of the principal diagonal elements of the matrix. मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जो सम है उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. फॉर्मूला इज दिस: ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस. जैसे बताया गया था प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स इक्वल होता है, आई इक्वल टू जे. तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन अप टू ANN. ये n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला है. तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ few important properties related to trace of the matrix. First one, trace of A plus minus B is equal to trace of A plus minus trace of B. बेसिकली दो मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस लेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ट्रेस क्या है. तो इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है और फिर ट्रेस कैलकुलेट किया गया है, और राइट हैंड साइड पहले ट्रेस कैलकुलेट किया गया है फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है. दोनों में रिजल्ट सेम आएगा. आप पहले मैट्रिसेस को ऐड करो फिर ट्रेस कैलकुलेट करो, या पहले ट्रेस कैलकुलेट करके ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा. एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस. यहां पे दो मैट्रिक्स के लिए लिखा गया है, बट दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस. जितने भी मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस हो, ये प्रॉपर्टी वैलिड है. सेकंड पॉइंट, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल. ए मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज, इन दोनों का ट्रेस जो है वो इक्वल होगा. ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना. तो रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हैं तो ट्रेस जो है वो सेम रहेगा. थर्ड वन, थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली बताता है अगर मैट्रिक्स के साथ अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्रेस में क्या चेंज आएगा. तो ट्रेस ऑफ के ए, वेयर के इज ए कांस्टेंट, तो नया मैट्रिक्स है के ए, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? के इंटू ट्रेस ऑफ ए. मतलब मैट्रिक्स के साथ जो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई किया था वो ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल. ठीक है. के इज सम कांस्टेंट, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहां पे लेते हैं, देखिए सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, एलिमेंट इज दिस 2 3 माइनस 1 1. अब बताइए इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? 3. 3. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, 3 आ जाएगा. अगर आपने इस मैट्रिक्स के साथ सपोज 4 मल्टीप्लाई कर दी तो नया मैट्रिक्स है 4a. तो मैट्रिक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स है सबको साथ मल्टीप्लाई हो. 8 12 माइनस 4 4. ये जो नया मैट्रिक्स आया 4a, अगर आप इसका ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेस ऑफ 4a विल बी इक्वल टू 12, और इसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स, सॉरी नॉट 3, 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ a. अब देखिए ये जो फॉर्म है ये k इंटू ट्रेस ऑफ a जैसा ही है. तो a मैट्रिक्स का ट्रेस था 3, अपने मैट्रिक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई किया तो उसके ट्रेस के साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो गया. k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं.
अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, अगर मैट्रिक्स के साथ आप के मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट में क्या चेंज होता है? एनीवन? के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स के साथ के मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा? के टू द पावर एन, ये फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। नॉट ओनली के, ट्रेस के केस में के मल्टीप्लीकेशन में आता है। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? के टू द पावर एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे यहां पे देखिए, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट कितना है? प्लीज कैलकुलेट। 5 5 राइट, इसका डिटर्मिनेंट है 5। और ये जो मैट्रिक्स है 4a, कितना आ रहा है? 80 80। तो इसको आप लिख पाएंगे, देखिए 4 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 था, साथ में 4 स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 4 स्क्वायर ये के टू द पावर एन फॉर्मेट का ही है। यहाँ पे के क्या है? 4, और एन होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जिस केस में 2 है। तो मैट्रिक्स के साथ के मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट के साथ के टू द पावर एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। डन सर। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Few more properties related to trace of a matrix. Matrix multiplication do not commute with each other in general. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूट नहीं करता है इन जनरल, मतलब ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होता, बट देयर ट्रेसेस आर इक्वल। तो ए बी और बी ए सेम नहीं होता है, मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करता, बट उनका ट्रेस ऑलवेज इक्वल होता है। इसी से रिलेटेड ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, याद है? क्वांटम में पढ़ा है, कम्यूटेटर ब्रैकेट। कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी, इसका ट्रेस 0 है। तो कम्यूटेटर ब्रैकेट का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ए बी माइनस बी ए। ये तो ये होगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसको आप लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखा, ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल होता है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। 0। ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे बिकॉज दोनों इक्वल होते हैं। तो दो मैट्रिसेस का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसका ट्रेस ऑलवेज 0 आता है। 6th एंड 7th प्रॉपर्टी, इन दोनों को एक साथ अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा सही होगा। सपोज हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। आप इन तीनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है? एंड प्रोडक्ट में एक ऑर्डर मैटर करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये मैटर करता है।
यहाँ पे सपोज जो मल्टीप्लीकेशन है ये मैं क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में ले रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो ए से स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी। तो ए बी सी आएगा। कोई बोल सकता है बी से स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल। अगर आप बी से स्टार्ट करो, बी इंटू सी इंटू ए। या कोई बोल सकता है सी से स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन देखिए सेम है, क्लॉकवाइज, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन फॉलो किया जा रहा है, सी ए बी। तो अगर आप क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में मूव करेंगे तो आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ये तीनों मैट्रिसेस इन जनरल इक्वल होंगे, अनइक्वल? इक्वल। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, matrices will be unequal, मैट्रिसेस will be unequal, but traces but equal. their traces will be equal. matrices unequal होगा because मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। इस Yes. ऑर्डर में आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मैट्रिसेस विल बी डिफरेंट बट देयर ट्रेसेस विल बी इक्वल। ट्रेस ऑफ एबीसी, ट्रेस ऑफ बीसीए, ट्रेस ऑफ सीएबी विल बी इक्वल। अगर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज ना, सॉरी क्लॉकवाइज ना लेके एंटी क्लॉकवाइज लिया होता, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते तो क्या का प्रोडक्ट आता है? देखिए, लुक एट द पॉइंटर, ए सी बी, सी बी ए, बी ए सी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते तो ये आता ए सी बी, बी ए सी, और आता सी बी ए। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते तो ये मैट्रिसेस तो इक्वल नहीं है बट उनका ट्रेस इक्वल होगा। मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन फॉलो करते हैं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो प्रोडक्ट आएगा मैट्रिक्स तो डिफरेंट होगा बट उनका ट्रेस अनइक्वल हो, सॉरी इक्वल हो। और एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, सपोज ये ट्रेस आया P तो ये ट्रेस आएगा Q। ऐसा जरूरी नहीं है दोनों सेम आना चाहिए या ऑपोजिट आना चाहिए, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। क्लॉकवाइज प्रोडक्ट लिया तो P, एंटी क्लॉकवाइज लिए तो Q। P और Q में ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता है, इट कैन बी एनी नंबर। इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वल होना चाहिए। एंड द सेम इज ट्रू फॉर फोर मैट्रिसेस ऑल्सो, प्रोडक्ट ऑफ फोर मैट्रिसेस ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी। क्या ओरिएंटेशन है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अगर ऐसे लेते हैं एबीसीडी तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो जो प्रॉपर्टी तीन मैट्रिसेस के लिए है वो चार पांच कितने भी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। आपको एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन फॉलो करना है, जो मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स तो अनइक्वल होगा बट उसका ट्रेस इक्वल आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। पी और क्यू इक्वल नहीं होगा ना? जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पी और क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है इक्वल हो किसी केस में आ जाए, हो सकता है इक्वल ना हो, कैन बी एनीथिंग। सर अभी हमने तीनों सेट जो लिया है वो तीनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके लिया है, तो तीनों का ट्रेस इक्वल है और उसी तरीके से क्लॉकवाइज में भी इक्वल हो जाएगा ना? मतलब ट्रेस इन लोगों का। सर ओके
मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ट्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं ग्रुप में देख रहा था आप लोगों को, किसी कोई बोल रहा था, कोई किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला है वीडियो डिलीट हो गया है, पास यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा था, यस क्या हुआ उसका? हाँ सर सर, वो वो असल में 2021 बैच का ही मतलब इधर ही करियर लेवल का ही, पर पुराने बैचेस का कोई स्टूडेंट है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया सर। तो कई बार पता मैसेजेस नहीं आते पुराने हैं, बुक सब का लोग लेक्चर्स मांगते हैं। वीडियो, अरे ऐसे हर बैच में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। मैं ये जब ये स्टार्ट हुआ था ना, आई थिंक कोविड का 2020 में था ना, जब फर्स्ट ऑनलाइन बैच चला था, उस टाइम पे एक स्टूडेंट ने पता है क्या किया था, मतलब अब लोग, स्टूडेंट तो नहीं बोल सकते, वो आई थिंक जैम का प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा था, इतना दिमाग तो नहीं चलाते, मतलब फालतू चीजों में दिमाग नहीं चलाते, ठीक है। उसने क्या किया था, कुछ स्टूडेंट को ऐसे मैसेज कर, पहले से क्लास में उसने एडमिशन लिया, ठीक है, क्लास ऑनलाइन क्लास भी करता था, ये मुझे मैनेजमेंट से पता चला, जो कुछ स्टूडेंट ने ही मैनेजमेंट को बताया है। तो वो क्या किया, जे वो जैसे था, एक व्हाट्सएप कुछ ग्रुप ग्रुप बना था, तो उसने स्टूडेंट को बोल दिया, जे मैंने यहाँ से एमएससी किया है, तो मैं सबको फ्री में पढ़ाऊंगा, ये सब मैंने ऑलरेडी कैरियर एंडेवर से पढ़ के रखा है, तो आप लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो फ्री में पढ़ाऊंगा, तो अपना ग्रुप बना लिया, तो क्लास करने की जरूरत नहीं, मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक 8-10 स्टूडेंट जो है चले भी गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले कैरियर एंडेवर में जो आई थिंक जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे भी पेमेंट होता है, कुछ पैसे दे दिए, फिर सोचा वहां पे फ्री पर आ रहा है, चलो ठीक है। उस चक्कर में यहाँ पे 10-15 दिन क्लासेस उन्होंने नहीं लिए जो वहां पे पढ़ाएंगे। अब वो 10 दिन 15 दिन पता नहीं जो भी पढ़ाया, उसके बाद उसने पैसे मांगना शुरू कर दिए। अब वो स्टूडेंट जो यहाँ पे पैसे दे चुके थे, वहां पे भी 10 दिन तो ये क्लास नहीं हुआ, उनके चक्कर में इन्होंने क्लास नहीं कर पाए, फिर वहां पे जो के पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये हर बैच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट वो नहीं बोलूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इन चक्करों से थोड़ा बचिए। इस कुछ हर ये, क्योंकि ऑनलाइन में कौन स्टूडेंट है कौन दूसरा पर्सन है समझ में नहीं आता है, फ्रेंकली स्पीकिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग एवरी ऑनलाइन बैच में मिल ही जाते हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। सर ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 मैट्रिक्स, और पूछा गया है ट्रेस ऑफ a टू द पावर 1000 क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, हायर पावर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यहाँ तक हायर पावर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है भी नहीं। जैसे लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाया गया था, आई थिंक जस्ट का क्वेश्चन था, ए गिवन था और a टू द पावर 27 कैलकुलेट करना था, तो वहां पे मैंने बोला था आप a² a³ कैलकुलेट करो, आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हो इस मैट्रिक्स का, तो दिस इंटू दिस, आप चेक करके देखिए सेम मैट्रिक्स आ रहा है। यस सर। सर तो a² इक्वल टू क्या आ गया, a। अगर a² इक्वल टू a है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट Idempotent. मैट्रिक्स। बिल्कुल, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कैलकुलेट करो, क्या आएगा? ए सेम मैट्रिक्स। सेम वही मैट्रिक्स आएगा। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी इक्वल टू ए। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो जो ए टू द पावर 1000 बोला गया है, ये भी ए ही आएगा। दिस विल बी इक्वल टू ए। तो ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 1000 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ट्रेस भी इक्वल होगा। तो बताइए ट्रेस ऑफ ए क्या है? 1। 1. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑल्दो इस क्वेश्चन में आंसर मैच कर रहा है, बट गलती से भी ये प्रॉपर्टी यूज मत कीजिएगा। ऐसा कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रेस ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होल टू द पावर n। इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, बट ये इट इज नॉट अ वैलिड रिलेशन। ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता जो ये दोनों इक्वल होते हैं। दिस नॉट इक्वल। सर अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो तो आइडेम्पोटेंट होगा तब ना, मैंने इन जनरल बोला ना। यस सर। इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू। और आइडेम्पोटेंट है तब भी ट्रू कैसे है? आइडेम्पोटेंट होगा तब ट्रेस ऑफ ए टू द पावर n और ट्रेस ऑफ ए इक्वल होगा ना। n क्यों आएगा? यहाँ पे तो इसका पावर जो है ये, मतलब ट्रेस 1 आ रहा है, इसलिए 1 टू द पावर 1000 करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा। अगर ट्रेस 1 ना आता तो हाँ सर अलग आता। तो ये प्रॉपर्टी, मतलब ये इन दोनों को गलती से भी इक्वल, इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है बिकॉज ट्रेस 1 है, और 1 टू द पावर 1000 1 ही लिखेंगे, बट दिस टू आर नॉट इक्वल। आंसर मैच करने का मतलब रिलेशन ट्रू होगा, ये जरूरी नहीं होता। सर हम लोगों को 7th को मॉडर्न फिजिक्स के टेस्ट का नोटिफिकेशन आया। उसे क्वांटम का टेस्ट, क्वांटम। हाँ सर वही। सर पूरा सिलेबस ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी? बिल्कुल। ओके सर। मॉडर्न पार्ट नहीं आएगा? क्या मॉडर्न का पार्ट मतलब कॉम्प्टाइप वगैरह, फोटोइलेटी इफेक्ट? पूरा का आएगा, पूरा पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जो मैंने आई थिंक 43 या 44 लेक्चर्स हुए हैं पूरा। ओह यस। ओके। सर अभी क्वांटम की कुछ क्लासेस बची हैं क्या? क्वांटम का वो जेस्ट वाला क्लास बचा हुआ है। कल जो क्लास रखा गया उसमें कुछ मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ऐसे पढ़ाने वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Please try this question. अभी जो पिछले वाले में ये बताया ना, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते बताया गया। ये चीज आपको इसी क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। So 4. करेक्ट। क्वेश्चन में एक 2x2 मैट्रिक्स गिवन है दिस, और एक इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछा गया है। सीरीज के अंदर ट्रेस प्रेजेंट है, ट्रेस का सम कुछ पूछा गया है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रेस कितना है? 2. 2। तो ट्रेस ऑफ ए इज 2। अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करते हो, बिकॉज स्क्वायर है इसके अंदर, तो ए स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करें, प्लीज चेक, ये आएगा 1 2 अल्फा
0 1। ऐसे अगर आप ए क्यूब कैलकुलेट करो, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसका यूज कीजिए। ये आएगा 1 3 अल्फा 0 1। ये फॉर्मेट देख के आप आइडिया लगा सकते हैं जो ए टू द पावर एन क्या आ सकता है। 1 n अल्फा 0 1। ए स्क्वायर ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ए टू द पावर एन के बारे में पता चल जाएगा। आई थिंक ये सेम मैट्रिक्स है जो लास्ट क्लास में हमने जेस्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, बट आपको याद नहीं रखना है, आपको टेक्निक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आपको ये मैट्रिक्स याद रखना है, ये आया तो ए टू द पावर एन ऐसा दिखेगा, कुछ याद नहीं रखना, जस्ट आपको ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए, उससे आप आइडिया लगा पाओगे ए टू द पावर एन ऐसा दिखेगा ना। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ए स्क्वायर, ए का ट्रेस तो 2 है, ए स्क्वायर का ट्रेस क्या है? ट्रेस सेम है 2 ही। ए क्यूब का ट्रेस क्या है? वो भी 2 ही रहे। और ए टू द पावर एन का ट्रेस भी क्या है? 2 2। अभी जो बताया गया कि ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन कितना आएगा इस केस में? 2, विच इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होल टू द पावर एन। देखिए जो पिछले क्वेश्चन में बताया गया था ना प्रॉपर्टी, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन कितना आया है? 2। और ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन कितना होगा? 4। ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है, दे आर नॉट इक्वल। वो बाई चांस किसी केस में वो ट्रेस 1 आया था इसलिए इक्वल हो गया था, और देखिए यहाँ पे तो 1 नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल। यस सर। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज का सम पूछा गया है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए ए के साथ ये जो 1/2 मल्टीप्लीकेशन में है ये कांस्टेंट है, ए स्क्वायर के साथ जो ये 1/a स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है ये भी कांस्टेंट है। अभी क्या बताया गया था? मैट्रिक्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में रहता है, जैसे ट्रेस ऑफ के ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप? के ट्रेस ए, ट्रेस ऑफ ए। के इंटू ट्रेस ऑफ ए, के कांस्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके देखिए आप क्या लिख पाएंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। पहला टर्म तो है ट्रेस ऑफ ए एज इट इज, दूसरा टर्म था ट्रेस ऑफ ए बाई 2। तो कांस्टेंट जो ए बाई 1/2 है उसको बाहर लिखा, 1/2 ट्रेस ऑफ ए। थर्ड टर्म क्या था? ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर एंड सो ऑन। उसके बाद वाला टर्म आएगा 1/2 क्यूब ट्रेस ऑफ ए क्यूब। जो कांस्टेंट है उसको जस्ट बाहर निकाला, जो ट्रेस का प्रॉपर्टी होता है ना। आप यहाँ पे नोटिस करो, ये जो ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए क्यूब, इन सब का वैल्यू कितना है? 2। 2। तो इन सबसे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो 2 कॉमन चला जाएगा, ये सीरीज आ गया। और देखिए ये एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। यस। ओके,
तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो 2 इंटू a फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर इज कॉमन रेशियो। तो आ जाएगा आंसर 4। The sum of the given series is 4. This is the infinite GP series। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट मैट्रिक्स ऑपरेशंस, एंड बेस्ड ऑन दोज मैट्रिक्स ऑपरेशंस हम मैट्रिक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहले वो मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या है, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। जैसे मैट्रिक्स अगर है, एलिमेंट्स आर ए बी सी, डी ई एफ जी एच आई, दिस इज ए 3x3 मैट्रिक्स। एलिमेंट्स आर लाइक दिस। आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगी। तो फर्स्ट कॉलम ए बी सी, जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गया, और जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन गया। तो दिस इज ए ट्रांसपोज, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया गया। और दूसरा होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी बोलते हैं। इट इज फाउंड by interchanging the rows and columns of the matrix, followed by taking complex conjugate of the elements of the matrix। पहले रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, मतलब पहले ट्रांसपोज लेना है, आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं ए डैगर, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्वांटम में भी हमने बहुत जगह पे यूज किया है। तो पहले ट्रांसपोज देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसी को लिखते हैं। और इस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया जाता है। तो रिमेंबर, क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को क्या बोलते हैं? डिराक नोटेशन।
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बदले दूसरा एक वर्ड यूज किया जाता है, समथिंग कॉन्जुगेट। हर्मिशियन हर्मिशियन कॉन्जुगेट सर। हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए और यहाँ पर एच। ए एच का मतलब है हर्मिशियन कॉन्जुगेट। ए डैगर ए एच दोनों सेम ही है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, हर्मिशियन कॉन्जुगेट। नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Oh, I mean, sir. Done, sir. So next we will discuss about symmetric and skew symmetric matrices। तो जैसे हमने देखा मैट्रिक्स में दो ऑपरेशंस हैं, ट्रांसपोज और दूसरा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी कैन डिवाइड मैट्रिसेस इन टू कैटेगरीज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, बेस्ड ऑन दैट हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं, एक सिमेट्रिक, दूसरा एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको बोलेंगे? आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और सेम मैट्रिक्स आ गया तो बोलेंगे सिमेट्रिक, और अगर एक्स्ट्रा माइनस साइन आ गया तो उसको हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेम आ गया तो सिमेट्रिक, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ गया तो एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लिखते हैं ए आई जे। ए ट्रांसपोज का मतलब रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स इंटरचेंज हो जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए जे आई इक्वल टू ए आई जे। मैट्रिक्स ए आई जे, इसका ट्रांसपोज ए जे आई। ठीक है, जैसे A21 इक्वल टू A12 ऐसा आएगा। तो अगर हम एक 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखें, ऐसा दिखेगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ए बी, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट इस P, तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट भी क्या होगा? P। प्रिंसिपल डायगोनल कैन बी एनीथिंग ए बी, अपर ट्रायंगुलर P है तो लोअर ट्रायंगुलर भी P होगा। 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरल फॉर्मेट देखिए क्या होता है। जैसे 2x2 में बताया गया, 3x3 कैन बी एनीथिंग A B C if the upper triangular elements are P Q R, lower triangular elements will also be P Q R।
अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट अगर पी क्यू आर है तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट भी वही होगा, एग्जैक्टली सेम। पी क्यू आर, यहां पे भी देखिए पी क्यू आर। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस इस टाइप के दिखेंगे। ये 2x2 का फॉर्मेट है, ये 3x3 का फॉर्मेट है। जैसा कि एग्जांपल देते हैं यहां पर 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो सकता है। अपर ट्रायंगुलर सपोज है 2 5 -3, तो लोअर ट्रायंगुलर भी होगा 2 5 -3। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो सकता है, जो अपर ट्रायंगुलर होगा वही लोअर ट्रायंगुलर होगा। ठीक है। अगर यहां पे आपको पूछा जाए दिस इज अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टोटल 9 एलिमेंट्स, आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इनमें से कितने एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे? 6 6। Out of these 9 elements, 6 elements are linearly independent. 3 principal diagonal element, they can be anything, plus 3 upper triangular elements. Lower triangular elements are linearly dependent on upper triangular elements. जो linear lower triangular elements है वो upper triangular element का linearly dependent है। ये हमने क्वांटम में भी डिस्कस किया है। दो नंबर्स या दो एलिमेंट्स लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होता है? स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर सॉरी एलिमेंट है, इट इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। और स्केलर मल्टीपल होने का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यहां पे इस k का वैल्यू क्या है? एनीवन? 1 1 है, बिल्कुल सही, 1। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट is scalar multiple of upper triangular element. Here k is 1, and since they are scalar multiple, so these elements are linearly dependent on upper triangular elements. तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट कौन कौन होगा? प्रिंसिपल डायगोनल एंड अपर ट्रायंगुलर। टोटल 6 एलिमेंट। अगर हम n क्रॉस n की बात करें, number of independent elements for a n cross n symmetric matrix will be this 1/2 n into n plus 1। 3x3 मैट्रिक्स के लिए 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट थे, n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इतने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे। ये काउंट कैसे किया गया देखिए, इंडिपेंडेंट एलिमेंट कौन से हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एंड अपर ट्रायंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल एंड अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर तो अपर ट्रायंगुलर पे डिपेंड करता है। जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों के नंबर्स को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल डायगोनल कितने होते हैं? n। और अपर ट्रायंगुलर लास्ट क्लास में बताया गया था। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी n एंड अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स विल बी n स्क्वायर माइनस n/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर जो फॉर्मूला लिखा गया। दिस इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स फॉर ए n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट डाउन कर लीजिए।
किसी ने पूछा है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट अगर 3 इंटू अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट होगा तो सिमेट्रिक कैसे बनेगा? सिमेट्रिक बनने के लिए तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना। अगर यहाँ पे 3p होता तो क्या सिमेट्रिक बोलते इसको? सिमेट्रिक होने के लिए ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट सेम आना चाहिए ना। तो k का वैल्यू 1 ही होगा इस केस में, 3 नहीं हो सकता। अगर k का वैल्यू आप 3 लेते हैं तो ये तो सिमेट्रिक ही नहीं रहेगा। ये सब चीजों की बात क्यों कर रहे हैं? डन सर। ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, सेम मैट्रिक्स आया बट एक्स्ट्रा एक नेगेटिव साइन। इट इज जस्ट लाइक इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है ना, ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन जैसा थोड़ा बहुत सिमिलर है। जैसे कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन में क्या चेंज करते हैं? माइनस एक्स के बदले माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। अगर सेम फंक्शन आया तो इवन फंक्शन इवन, और एक्स्ट्रा अगर माइनस आ गया तो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। यहाँ पे भी देखिए उसी टाइप का कुछ है। यहाँ पे एक्स नहीं है, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हो, सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक लाइक इवन फंक्शन, और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ गया एंटी सिमेट्रिक लाइक ऑड फंक्शन। तो कोई भी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये रिलेशन आएगा ए जे आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई जे। एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स will satisfy this relation. And a very important property related to antisymmetric matrix, the principal diagonal elements are always zero. एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज जीरो आएंगे, ऑलवेज। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे में क्या रिलेशन होता है? आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे। रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स इक्वल होता है ना। अगर आप जे के बदले आई रिप्लेस कर देते हो अपने यहां पे जे के बदले क्या रिप्लेस कर दिया? आई। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए आई आई विल बी इक्वल टू 0। जी तो यहां से आ जाएगा ए आई आई इक्वल टू 0। और ए आई आई का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट A11, A22, A33, इसी को तो ए आई आई बोला जा रहा है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल कितना आ गया? 0। तो एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज 0 आएगा।
अगर हम एक 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल 0, अपर ट्रायंगुलर इज P, तो लोअर ट्रायंगुलर विल बी -P. Extra negative sign will be there. For a 3x3 skew symmetric matrix, principal diagonal 0, upper triangular PQR, तो लोअर ट्रायंगुलर होगा -P -Q -R. अपर ट्रायंगुलर PQR है, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा। अपर ट्रायंगुलर अगर PQR है तो लोअर ट्रायंगुलर होगा -P -Q -R। प्रिंसिपल डायगोनल तो 0 है। इसमें कितने इंडिपेंडेंट है? 3 कौन से? अपर ट्रायंगुलर। ओनली अपर ट्रायंगुलर। जो अपर ट्रायंगुलर है वही इंडिपेंडेंट है। प्रिंसिपल डायगोनल तो 0 है, 0 के अलावा कुछ हो नहीं सकता। और जो लोअर ट्रायंगुलर है वो अपर ट्रायंगुलर का स्केलर मल्टीपल है, k टाइम्स अपर ट्रायंगुलर। और इस केस में k का वैल्यू क्या है? -1। नेगेटिव वैल्यू। Not only negative value, it should be -1. तो लोअर ट्रायंगुलर स्केलर मल्टीपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर, जहां पे k का वैल्यू है -1। तो तीन ही इंडिपेंडेंट एलिमेंट है अपर ट्रायंगुलर। इन जनरल n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट फॉर n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 1/2 n into n minus 1। ये काफी आसानी से समझ सकते हैं ऐसा क्यों बोला गया। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होते हैं? कौन से होते हैं? ओनली अपर ट्रायंगुलर में। और अपर ट्रायंगुलर होते कितने हैं? n square minus n n square by minus n by 2। n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इसी को इस तरीके से लिखा गया है, सेम ही है एक्सप्रेशन, 1/2 n into n plus -1। तो n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स पूछे जाएं तो आंसर होगा, ये 3x3 था तो n के बदले 3 रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। n के बदले 3 रिप्लेस करो, 3 आ जाएगा। या आप किसी भी n क्रॉस n एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। Done, sir. डन सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। So this is the mathematical expression. A is a arbitrary square matrix. इसको आप इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल कर जाएगा, ये A आ जाएगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसे आप लिख सकते हैं ना। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक पार्ट सिमेट्रिक है, एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक कैसे करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको चेक करना है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक, एक्स्ट्रा माइनस साइन आ गया तो एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक चेक करने का तरीका है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे जो फर्स्ट पार्ट है उसका अगर आप ट्रांसपोज कैलकुलेट करो तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज तो होगा 1/2 A ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज क्या होता है, A। तो बेसिकली आ जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो सेम मैट्रिक्स आ गया, आपने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया इस मैट्रिक्स का और देखिए सेम मैट्रिक्स आ गया। और सेम मैट्रिक्स आने का मतलब सिमेट्रिक में सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे जो सेकेंड पार्ट है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये आएगा 1/2 A ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज। इसको आप लिख पाएंगे माइनस कॉमन लेने के बाद -1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहां पे आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ गया। और नेगेटिव साइन आने का मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट को सिमेट्रिक और सेकेंड पार्ट को क्यों सिमेट्रिक क्यों बोला जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तब क्या कैलकुलेट करेंगे, ये मैट्रिक्स गिवन होगा, गिवन मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट कैलकुलेट कीजिए, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। गिवन मैट्रिक्स का एंटी सिमेट्रिक पार्ट कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट करेंगे। ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिक पार्ट, एंटी सिमेट्रिक पार्ट। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क।
डन सर। डन सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मेन जो मैट्रिक्स है उसी का पार्ट है। आपको पूछा जाएगा फाइंड द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, तब आप ये कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, तब आप ये कैलकुलेट करोगे। ये जो मेन मैट्रिक्स है इसी का सिमेट्रिक पार्ट और एंटी सिमेट्रिक पार्ट है, और ए क्वेश्चन में गिवन हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड वन, ये बेसिकली क्या बता रहा है, आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी, बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, ये कैसे पता चलता है? कंडीशन क्या है? ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। क्या बोला गया है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए एंड बी will be symmetric if AB commutes with each other, and product will be skew symmetric if A and B anti-commutes with each other. तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा अगर ए बी कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब ए बी इक्वल टू बी है। बी ए, राइट, उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 है। और प्रोडक्ट एंटी सिमेट्रिक होगा जब वो एंटी कम्यूट करते हैं। एंटी कम्यूट करने का मतलब ए बी इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी। तो जब कम्यूट करेगा तो प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, जब एंटी कम्यूट करेगा तो प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब ये कैसे बोल रहे हैं देखिए, आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो वी कैन राइट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, दोनों सिमेट्रिक है। नाउ हमें चेक करना है इनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगा। तो प्रोडक्ट मतलब ए बी या बी ए बी ले सकते हैं, एक ही बात है। ए बी विल बी सिमेट्रिक if transpose of AB will be equal to AB। अगर ये सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा, यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। अब ए बी होल ट्रांसपोज को आप लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड जैसा है वैसे ही रखते हैं ना। बी ट्रांसपोज के बदले क्या लिख सकते हैं? बी। बी, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज के बदले ए, तो बी ट्रांसपोज के बदले बी, ए ट्रांसपोज के बदले ए। देखिए ये कंडीशन आ गई, बी ए इक्वल टू ए बी। सो द प्रोडक्ट विल बी सिमेट्रिक इफ दिस कंडीशन satisfies. That means A and B commutes with each other. और ये दोनों जब कम्यूट करेंगे तो इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना है? 0 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कम्यूट कर रहा है मतलब कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा। ऐसे अगर आप चेक करते हैं ये प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, तो ए बी विल बी skew symmetric if transpose of AB is equal to minus AB।
ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो एक्स्ट्रा माइनस साइन आना चाहिए ना। प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन, ए बी होल ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज राइट हैंड साइड माइनस ए बी। ना बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज के बदले बी, ए बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज के बदले ए, तो बी ए इक्वल टू माइनस ए बी। So the product will be symmetric in nature if anti-symmetric in nature if this condition satisfies. BA equal to minus AB, मतलब A और B एंटी कम्यूट करना चाहिए। इन दोनों का एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, ये एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट का साइन होता है, ये कितना आएगा 0। तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा जब वो कम्यूट करता है, प्रोडक्ट एंटी सिमेट्रिक होगा जब वो एंटी कम्यूट करता है। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर भी हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देखेंगे ना? कौन सा प्रॉपर्टी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? इसका ट्रांसपोज। समझ में नहीं है, आप कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? कौन से ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स? सर ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस की बात क्यों करेंगे यहाँ पर? ट्रेस यहाँ पे कहां पे आ गया? किसी ने पूछा है ऐसा पॉसिबल है कि ना कम्यूट करे ना एंटी कम्यूट करे? बिल्कुल पॉसिबल है। ये कम्यूट करना या एंटी कम्यूट करना जरूरी नहीं है। अगर कम्यूट करेगा तो बोलेंगे प्रोडक्ट सिमेट्रिक है, एंटी कम्यूट करेगा तो प्रोडक्ट क्यू सिमेट्रिक है। अगर कम्यूट एंटी कम्यूट नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना कम्यूट कर रहा है ना एंटी कम्यूट कर रहा है, तब क्या बोलेंगे? नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। ऐसे भी तो फंक्शंस होते हैं ना, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अगर कम्यूट नहीं करता, एंटी कम्यूट नहीं करता, तो बोलेंगे प्रोडक्ट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ना यहां पे हमने डिस्कस किया दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा। ना अगर दो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, या एक सिमेट्रिक हो एक एंटी सिमेट्रिक हो, उनका प्रोडक्ट क्या होगा। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस A and B will be symmetric in nature if A and B commutes with each other. Product will be skew symmetric in nature if A and B anti-commutes with each other. तो आपके पास दो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए बी, ए एंटी सिमेट्रिक है, बी भी एंटी सिमेट्रिक है। उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा जब ए बी कम्यूट करता है, प्रोडक्ट एंटी सिमेट्रिक होगा जब ए बी एंटी कम्यूट करता है। ये जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ना, ये इंडिविजुअली क्वेश्चन हैं। जैम एग्जामिनेशन में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर बुकलेट में देख सकते हैं, ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगा। वो हमने अभी पढ़ा, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होता है? जब वो कम्यूट करते हैं।
तो एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ था, वही करेक्ट आंसर। कम्यूट कर दो। तो ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, अगर एक सिमेट्रिक है और एक एंटी सिमेट्रिक है, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी सिमेट्रिक इफ ए एंड बी एंटी कम्यूट्स विथ ईच अदर। यहां पे देखिए कंडीशन थोड़ा बदल चुका है। सिमेट्रिक होगा जब एंटी कम्यूट करता है, एंटी सिमेट्रिक होगा जब कम्यूट करता है। एक सिमेट्रिक है, एक एंटी सिमेट्रिक है, प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे हमने सेकंड पॉइंट में ये प्रूफ किया था ना, ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट को भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन। जैसे सेकंड पॉइंट को आपने प्रूफ किया था, वैसे आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट को भी प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस। Fifth point, if A is a symmetric matrix, then A to the power n will also be a symmetric matrix. n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A टू द पावर n भी क्या होगा? सिमेट्रिक। अब सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर कैलकुलेट किया, तो वो सिमेट्रिक ही होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, सारे क्या होंगे? सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर ले लीजिए, ए टू द पावर 4 विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसे बोल रहे हैं? अगेन आपको ट्रांसपोज ही कैलकुलेट करना है। आप ए टू द पावर n इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। नाउ यहां पर पहले पावर कैलकुलेट किया गया है और फिर ट्रांसपोज। पहले मैट्रिक्स का पावर और फिर ट्रांसपोज। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज भी करते हैं ना, तब भी सेम आंसर आता है। मतलब पहले ट्रांसपोज और फिर पावर। आप पावर और ट्रांसपोज इन दो ऑपरेशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप पहले पावर कैलकुलेट करो फिर ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज फिर पावर, रिजल्ट सेम आता है। अब बताइए ए ट्रांसपोज के बदले क्या लिख सकते हैं? ए। A, because A is a symmetric matrix. ये आ जाएगा A to the power n। तो आपने A to the power n का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और A to the power n आ गया, सेम मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक ही तो बोलेंगे। A to the power n का ट्रांसपोज सेम आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी पॉजिटिव पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन है तो प्लीज आप
Sir, trace of skew symmetric will be 0 always. Yes. Because all the principal diagonal are 0, so trace will be 0 always. Done, sir. Okay. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है। अगर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा। तो इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then a to the power n will be skew symmetric matrix if n is a odd integer, and a to the power n will be a symmetric matrix if n is an even integer. तो a skew symmetric matrix है, तो a to the power n skew symmetric matrix होगा when n is an odd integer, और a to the power n symmetric matrix होगा when n is an even integer. मतलब इन सिंपल वर्ड्स अब ऐसे सोच सकते हैं, अगर आपने ऑड पावर्स कैलकुलेट किए, ए एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके ऑड पावर्स आपने कैलकुलेट किए, ए क्यूब, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7 एंड सो ऑन। तो ऑड पावर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, Symmetric. क्यू सिमेट्रिक। मेन जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका ऑड पावर कैलकुलेट करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और अगर इवन पावर आपने कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 6, अप टू ए टू द पावर 2n, इवन पावर, तब ये क्या आएगा, सिमेट्रिक। तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो एंटीसिमेट्रिक है, ऑड पावर कैलकुलेट करेंगे तो एंटीसिमेट्रिक, इवन पावर कैलकुलेट करेंगे तो सिमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A is a symmetric matrix, then A inverse will also be a symmetric matrix. A symmetric matrix है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक। Similarly, read the 8th point. If A is a skew symmetric matrix, then A inverse will also be a skew symmetric matrix. तो 7th और 8th पॉइंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का इनवर्स सिमेट्रिक होता है, क्यू सिमेट्रिक का इनवर्स क्यू सिमेट्रिक होता है, ये फिक्स्ड है। ऑब्वियसली प्रोवाइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तब ये प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं होता है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिमेट्रिक का इनवर्स सिमेट्रिक आएगा, क्यू सिमेट्रिक का इनवर्स क्यू सिमेट्रिक आएगा। ऐसा अगर मैं इनमें से एक चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है, देखिए ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका इनवर्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए ए इनवर्स, इसका अगर आप ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, जैसे पावर और ट्रांसपोज इंटरचेंज हो सकता है, वैसे ही इनवर्स और ट्रांसपोज इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे इनवर्स ट्रांसपोज था
उसको ट्रांसपोज इनवर्स लिख सकते हैं। अब बताइए ए ट्रांसपोज के बदले क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ ए माइनस ए माइनस ए, बिकॉज ए इज एंटी सिमेट्रिक। तो माइनस ए का इनवर्स दिया जाएगा माइनस ए इनवर्स। तो आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे थे और आ गया माइनस ए इनवर्स। ये सिमेट्रिक हुआ या स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, बिकॉज एक्स्ट्रा माइनस आया है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ऐसा आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, सिमेट्रिक का इनवर्स सिमेट्रिक होता है। नोट डाउन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। किसी ने पूछा है ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज और ए टू द पावर ट्रांसपोज टू द पावर एन सेम कैसे है? ये जो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है उसी को यूज करके समझ सकते हैं। जैसे आपके पास ए टू द पावर एन मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ए टू द पावर एन को आप क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए। कितनी बार आएगा ऐसा? एन टाइम्स टू द पावर ट्रांसपोज। ना पूरे का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे? सीक्वेंस चेंज होगा पीछे से, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सही तो आएगा। कितनी बार आएगा ऐसे? एन टाइम्स। तो इनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो ए ट्रांसपोज टू द पावर एन ही तो आएगा। इसीलिए बोला गया था ट्रांसपोज और पावर, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। डन सर। जो भी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस किया, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक रिलेटेड। Let's try this question.
क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछा गया है उसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट कैलकुलेट करो। एंटी सिमेट्रिक पार्ट मतलब क्या कैलकुलेट करना है? निवन 1/2 A minus 8 हाफ A ए to the power माइनस ए ट्रांसपोज। बिल्कुल। अभी जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक पार्ट मतलब 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। क्वेश्चन में A गिवन है, आप A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो, फिर ये कैलकुलेट करो। ऐसा क्वेश्चन जैम में भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसमें सिमेट्रिक पार्ट पूछा गया था। सर ऑप्शन ए होगा। ए होगा सर। राइट, ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन में सिमेट्रिक पार्ट पूछा जाता तो हम कैलकुलेट करते 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस A प्लस A ट्रांसपोज। जब में एक बार पूछा जा चुका है। सिमेट्रिक पार्ट बताइए। सभी से बिना साल के भी बता सकते हैं। इधर एंटी सिमेट्रिक में नेगेटिव हुआ, इधर लोअर ट्रायंगल वाला। समझा नहीं क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन क्या है, समझा नहीं मैं। सर इसे कह रहे हैं बिना साल के ऑप्शन से देखकर बता सकते हैं, जैसे ऊपर अपर ट्रायंगल में सारे पॉजिटिव होते, नीचे लोअर ट्रायंगल में नेगेटिव होंगे, और एक ही में है ऑप्शन ए में ऐसा। मैंने यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला है लोअर ट्रायंगुलर सारे नेगेटिव होंगे। मैंने सिर्फ ये बोला था अपर ट्रायंगुलर जो भी होगा उसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने जब ये एंटीसिमेट्री का फॉर्मेट बताया, मैंने थोड़ी ना बोला था पी क्यू आर पॉजिटिव होना चाहिए। पी क्यू आर कैन बी एनीथिंग, जो भी यहाँ पे आए उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे -1 आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? +1। यहाँ पे अगर 3 आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? -3। तो ऐसा नहीं है अपर ट्रायंगुलर पॉजिटिव ही होना चाहिए। जितने भी ऑप्शन गिवन है सारे एंटीसिमेट्रिक है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस गिवन मैट्रिक्स का एंटीसिमेट्रिक पार्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शन ए आएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में से जैम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। B डी या डी, कौन सा क्या बोल रहे हैं? skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक, ओके राइट। क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस of same order, then this matrix will be symmetric, skew symmetric, null matrix या none of the above। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो जिसके बारे में भी पूछा गया है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा। दो पार्ट में अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ए बी ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज, माइनस बी ए ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है ना। प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं इसमें ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ना बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी लिख सकते हैं, तो बी इंटू ए ट्रांसपोज
माइनस ए ट्रांसपोज ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो अब देखो सेम मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा है ना, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी है, तो माइनस ऑफ ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। और माइनस आने का मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जैक्ट साइन तो नहीं आया है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आया है, ये माइनस साइन, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 2-3 मैट्रिक्स के बारे में बोल दिया रहे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ बोल दिया रहे, और ऐसा एक एक्सप्रेशन गिवन हो, पूछा जाए ये क्या होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है, सिमेट्री एंटी सिमेट्री चेक करना है तो ट्रांसपोज कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Let's try this question. किसी ने पूछा है पिछले क्वेश्चन में ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो देने का क्या मतलब है? अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बी ट्रांसपोज के बदले क्या रिप्लेस कर सकते थे अगर बी सिमेट्रिक है तो? बी। बी, और ए ट्रांसपोज के बदले ए, और फिर ये कैलकुलेशन करते, सेम आंसर ही आता। तो सिमेट्रिक है तो यहाँ पे आप बी ट्रांसपोज के बदले बी और ए ट्रांसपोज के बदले ए लिख सकते हैं, और ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा ना? क्या? हाँ, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे? ए। तो 3 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है, तो 8 क्यों आएगा? 2 की पावर 2। 2 टू द पावर क्यों ले रहे हैं? इधर 0 और 1 हो सकता है। करेक्ट। इसको आप ऐसे, करेक्ट आंसर इज 8। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जब ये बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते हैं ना, जो इनपुट है जो 0 या 1 हो सकता है, जैसे वो गेट पढ़ते हैं, एंड गेट और गेट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, 2 इनपुट्स होते हैं ए एंड बी। तो बताइए अगर आपके पास 2 इनपुट्स है जो ए या बी हो सकता है, सॉरी 0 या 1, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ए बी के रिलेटेड, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं? दोनों 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ये 4 पॉसिबल इनपुट के अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये लोग पढ़ते भी हैं और गेट एंड गेट में, इन चारों का कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, बट हमें आउटपुट क्या आएगा वो मेरा एम नहीं है यहाँ पर। ये 4 जो तरीके हैं ये काउंट कैसे किया जाता है, देखिए ये 4 तरीके ही आएंगे। एक तो है पूरा लिखना, 0 0 0 1 1 0 काउंट करना। आसान तरीका है, आप ए को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, इनपुट ए, टू वेज,
इनपुट ए कैन बी आइदर 0 और 1। इनपुट ए को आप दो तरीके से चूज कर सकते हैं, आइदर 0 चूज कर सकते हैं या 1 चूज कर सकते हैं। वैसे ही इनपुट बी, इसको भी आप दो तरीके से चूज कर सकते हैं, आइदर 0 या 1। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? 2 into 2, 4 वेज। ये चार तरीके आएंगे, इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है। इनपुट ए कैन बी चोजन इन 2 वेज, इनपुट बी कैन बी चोजन इन 2 वेज, बोथ इनपुट्स कैन बी चोजन इन 4 वेज, 2 into 2। अगर यहां पे 3 इनपुट होता, ए बी सी, तब कितने वेज आते? 8। 2 into 2 into 2। Each input can be chosen in 2 ways। 3 इनपुट्स है तो 2 into 2 into 2। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में भी इसी टाइप का कैलकुलेशन। अगर ये सिंपल बोला रहता 2x2 मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मेंशन नहीं किया रहता, सिर्फ बोला गया है 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स में कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो सकते हैं? आर्बिटरी मैट्रिक्स है, 4। अगर आर्बिटरी मैट्रिक्स है तो कुछ भी हो सकता है, चारों एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को आप कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? एक एलिमेंट को 2, 0 या 1 चूज करेंगे ना आप, क्वेश्चन में जैसा बोला गया है। तो 1 एलिमेंट कैन बी चोजन इन 2 वेज। टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स कैन बी चोजन इन 2 into 2 into 2, क्या आएगा? 2 to the power 4, 16 वेज। इसका मतलब कितने डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म होंगे 2x2 के? 16। अगर आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को 0 या 1 चूज करते हैं तो 2x2 के 16 डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आर्बिटरी मैट्रिक्स नहीं बोला गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला गया है। 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं? अभी फॉर्मूला बताया गया था, 3 होते हैं सर। 3 चेक कीजिए, 3 इंडिपेंडेंट एलिमेंट। जैसे आर्बिटरी मैट्रिक्स लेंगे तो चारों इंडिपेंडेंट होंगे, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2x2 में 3 ही इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे। तो बताइए 3 एलिमेंट को आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो? 2 into 2 into 2, 8 वेज। तो कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे? 8। यही तो पूछा गया है ना, कि कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 0 या 1 हो सकता है, कितने डिफरेंट मैट्रिसेस अब बना पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन सिमेट्रिक ना होकर स्क्यू सिमेट्रिक होता, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कितने डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं? 2। राइट, इस केस में 2 ही आता। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो जाते? 1। एक होता। ओनली 1। फॉर्मूला है 1/2 n into n minus 1। 1 इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को आप दो तरीके से चूज कर सकते हैं, सिंपल। तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल अगर 2x2 मैट्रिक्स होता तो 16 मैट्रिसेस, 2x2 सिमेट्रिक है तो 8, 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऐसे 2 ही मैट्रिसेस बन सकते हैं। सारा कुछ डिपेंड करता है कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट। एक एलिमेंट को आप दो तरीके से चूज कर सकते हैं, तो 4 एलिमेंट है 2 to the power 4, 3 एलिमेंट है 2 to the power 3,
एक एलिमेंट है इंडिपेंडेंट 2^1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर इंडिपेंडेंट निकाल कर और वो जितना ऑर्डर बोलेगा उसका वो पावर चढ़ा देंगे, हो जाएगा। ऑर्डर में 3 इंडिपेंडेंट निकाला है, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ये 0 और 1 कितने डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये ऑर्डर की वजह से यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया है। ये 2 वेज आया कहां से, जितने डिफरेंट तरीके से आप चूज कर सकते हैं। ओके सर। एनीथिंग एल्स एनीवन? तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज आस्क। सर अभी आप जो है रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया था जून बैच का वही कवर कराएंगे ना इसमें? पहले तो वही कवर करेंगे ना। नहीं सर, मतलब बाकी का भी कराएंगे आप इसमें या फिर उतना ही होगा, ये पूछना था। ये बाकी का भी होगा। ओके सर, मतलब जो हमारा वेक्टर कैलकुलस हो गया वो आप दोबारा पढ़ाएंगे इसमें? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। बताइए। सर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, उसको 2^4 हुए, जो वो कैसे चूज किया गया सर? यहाँ पे 2 एलिमेंट था तो 2 इंटू 2 किया गया ना। अगर 4 एलिमेंट होते तो 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते तो 2^4 आएगा ना। अगर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितने इनपुट्स थे? 2। 2। फिर 2 इंटू 2। अगर 4 इनपुट्स होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसको क्या 2^4 नहीं लिख सकते? ये सर समझ गया। सर अगर ए और बी ऑपरेटर्स हैं, मतलब सर उसमें जो दोनों के आइगन स्टेट सेम थे तो उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 था। सर उसमें लिखा था सम आइगन स्टेट्स, यानी कि सर कुछ ही होते हैं या सारे शेयर करते हैं? कुछ ही ए आइगन एंड स्टेट कॉमन होते हैं, नॉट ऑल। बी। जरूरी नहीं है सारे शेयर करें। ओके सर। सर ये क्वेश्चन 3x3 के लिए भी क्वेश्चन क्या? 3x3 के लिए भी आ सकता है ना ये ऐसे? बिल्कुल आ सकता है, किसी भी ऑर्डर के लिए आ सकता है। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।